प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर समाज कल्याण केंद्र डॉक्टर राकेश खजूरिया जी, वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर समाज कल्याण केंद्र श्री जे.के. वैद्य जी, जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर समाज कल्याण केंद्र श्रीमान अशोक भान जी, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मानद सदस्य श्रीमती गुंजन राणा जी, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की मानद सदस्य श्री सुरेश शर्मा जी, माननीय सदस्य श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, श्री बी.आर. शर्मा साहब, पूर्व चीफ सेक्रेटरी, श्री रमेश कुमार जी, डिविजनल कमिश्नर, सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन के अनेक कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी, सभी श्रेष्ठ और ज्येष्ठ जन, प्यारे बच्चों, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर समाज कल्याण केंद्र के फाउंडर डॉक्टर आर खजूरिया जी की पुण्य स्मृति को नमन करता हूँ, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। निजी तौर पर मेरा विश्वास है कि निस्वार्थ सेवा के जो मूल्य उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी नागरिकों को सौंपे हैं, वह आने वाली सदियों तक पूरे समाज का मार्गदर्शन करेगी। बच्चों तक मेरी बात पहुंचाने के लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर मौजूद हैं। सुविधाजनक तरीके से जो हम सब कह रहे हैं वो उनको पहुंचा भी रही हैं। सबसे पहले तो मैं समाज कल्याण केंद्र के सभी पदाधिकारियों, टीचर्स एवं बच्चों को, इस पूरे परिवार को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए साइन लैंग्वेज में जो प्रस्तुति हुई हम सब ने देखी है, निश्चित रूप से उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, सराहना की जाए, वो कम है। उसके लिए भी मैं जिन लोगों ने उन बच्चों को इस स्तर तक तैयार करने में परिश्रम किया है, उनको बधाई देते हुए बच्चों को भी फिर से बधाई देता हूँ। 26 जनवरी को पिछले साल रिपब्लिक डे फंक्शन में भी इन बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी थी। साथ ही आज के सभी बेहतरीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं जानता हूं कि इस स्कूल की यात्रा आसान नहीं रही है। अभी अध्यक्ष जी ने हम सबके सम्मुख उस यात्रा का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है, लेकिन जो अतुलनीय उपलब्धियां आप सब ने हासिल की हैं, मैं समझता हूं कि वही यात्रा की थकान को मिटाने के लिए काफ़ी है। डॉक्टर आर खजूरिया साहब ने भीष्म पितामह की तरह सेवा का एक संकल्प उठाया था और अपना पूरा जीवन समाज के हित और दिव्यांग बच्चों के एम्पावरमेंट के लिए समर्पित किया था। मैं समझता हूं कि बच्चों का एम्पावरमेंट हो या समाज का उत्थान, ये डॉक्टर खजूरिया के लिए दया की बात नहीं थी, बल्कि वह तो समाज और बच्चों में स्वाभिमान जागृत करना चाहते थे, जिन्हें वास्तव में सहारे की ज़रूरत है। वो कैसे स्वावलंबी बने, ऐसी व्यवस्था निर्मित करने का प्रयास डॉक्टर खजूरिया ने अपने साथियों के साथ प्रारंभ किया। हम सब जानते हैं कि पिछले 10-11 वर्षों में इस देश में भी दिव्यांग जनों
के लिए जो काम होता रहा उसमें भी एक बड़ा बदलाव आया है। प्रथा भी बदली है। जिन्हें सहारे की आवश्यकता है उनके लिए किए जाने वाले काम को अब कृपा की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, बल्कि करुणा और सम्मान के साथ उनका हक उन्हें दिया जाए, उन्हें मिल सके, ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश देश में पिछले 11 वर्षों से हुई है। जम्मू कश्मीर में भी उसका असर पड़ा है। एक हिंदी के बड़े मशहूर व्यंग्यकार थे बिशन टंडन, बाद में श्रीमती गांधी के कार्यालय में वो काम करते थे। तो एक सारिका करके हिंदी की मैगजीन छपती थी, उसमें उनका एक लेख छपा कि जनक का धनुष किसने तोड़ा। तो बचपन में मैंने पढ़ा था, मैं उसको 2 मिनट में सुना देता हूँ। भारत सरकार बहुत चिंतित हुई कि आखिर देश का विकास हो क्यों नहीं रहा है। तो गंभीर बैठक हुई। रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी लोग भी हैं, इसी तरह के अफसर रहे होंगे। तो तय हुआ कि एक आयोग का गठन किया जाए। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य नामित किए गए। आयोग की भी महत्वपूर्ण बैठक पहली बार जब हुई तो उन लोगों ने तय किया कि अगर प्राइमरी शिक्षा देश की सुधर जाए तो विकास को गति मिलेगी। फिर आयोग के अध्यक्ष जी ने तय किया कि ग्रामीण अंचल के किसी प्राइमरी पाठशाला में चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि पढ़ाई कैसी हो रही है, क्या दिक्कतें हैं। तो योजनाबद्ध ढंग से वो गए। मौसम यही रहा होगा, थोड़ा और ठंड रही होगी। पहुँचे तो जो प्रधान अध्यापक थे, मैंने हेडमास्टर जिसे आप कहते हैं, वो चारपाई पर आराम कर रहे थे, धूप का आनंद ले रहे थे। जाकर के उन्होंने बताया कि साहब ऐसे ऐसे भारत सरकार ने एक आयोग बनाया है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। तो प्रधानाध्यापक महोदय ने अध्यक्ष जी को बताया कि देखिए मेरे विद्यालय में पठन पाठन बहुत उच्च कोटि का है, अनुशासन भी बहुत अच्छा है। मेरे यहाँ जो सबसे ऊंची दर्जा है, मैंने हाईएस्ट क्लास जो है वो 5th है। 5वीं कक्षा में चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो अध्यक्ष जी गए प्रधानाध्यापक साहब के साथ। सारे बच्चे खड़े हो गए। जब जो अध्यापक पढ़ा रहे थे उन्होंने कहा बैठ जाओ, तो उन्होंने स्थान ग्रहण किया। प्रधानाध्यापक महोदय ने कहा कि देखिए अध्यक्ष जी अनुशासन देख लिया। आपने कहा देख लिया। अध्यक्ष जी ने बच्चों से, टीचर से पूछा कि क्या पढ़ा रहे थे। तो टीचर ने कहा कि सीता विवाह का प्रसंग पढ़ा रहे थे। तो अध्यक्ष जी ने एक बच्चे को खड़ा किया और कहा कि जनक का धनुष किसने तोड़ा। तो उसने कहा मैंने नहीं तोड़ा। फिर वो दूसरे से पूछा तो उसने भी कहा कि मैंने नहीं तोड़ा। सब बारी बारी से सबने यही जवाब दिया कि हमने जनक का धनुष। अब जो टीचर पढ़ा रहे थे उनसे पूछा तो कहे साहब मैं 10 साल से यहाँ अध्यापक हूँ, कोई जनक का धनुष यहाँ नहीं था, तो टूटने का कहाँ सवाल है। फिर वो हेडमास्टर साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 15 साल से मैं भी हूँ, जब से मैं हूँ इस विद्यालय में कोई जनक का धनुष नहीं था। इसलिए तो संयोग से जो पूर्व प्रधानाध्यापक थे, मैंने वो रिटायर हो गए थे, उसी गांव के रहने वाले, उनको बुलाया गया। आए तो उनसे पूछा गया तो उनका साहब मैं भी 22-23 साल यहाँ सेवारत था, जब मैं था तब भी कोई जनक का धनुष यहाँ। अध्यक्ष जी को समझ में आ गया कि अनुशासन और पठन पाठन कैसा है। वो अपना रास्ता किए दिल्ली की ओर बढ़े। और जो तैनात हेडमास्टर साहब थे वो बड़ी चिंता में पड़े। तो उन्होंने तय किया कि अब इसका क्या उपाय किया जाए। कागज़ मंगाए और एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र उन्होंने लिखा। जैसे यहाँ जेडो होते हैं, जोनल एजुकेशन अफसर, हम लोग क्या वो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है और तहसील स्तर पर एक सब डिविजनल इंस्पेक्टर होता है। तो उन्होंने प्रार्थना पत्र बनाया कि महोदय, बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, मेरे विद्यालय के जनक का धनुष गुम हो गया है, खो गया है। कृपया हमारे विद्यालय के लिए अविलंब एक जनक का धनुष उपलब्ध करावें। इसके न होने से बच्चों के पठन पाठन में बहुत व्यवधान आ रहा है। तब सीधे तो वहाँ जा नहीं सकता था वो
पहले SDI साहब का गया, तहसील पर गया, तो वो अक्सर दौरा करते थे क्योंकि बड़े स्कूल थे, उनको देखना रहता था कि पठन पाठन और अनुशासन कैसा है। 10-15 दिन बाद आए, वो देखे तो सामान्य रूप से कागज़ पढ़ते नहीं थे। 2 ही शब्द आता था, संस्तुति के साथ अग्रसारित, रिकमेंडेड एंड फॉरवर्डेड। वो लिखा, उन्होंने भेज दिया। फिर वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर गया, बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने देखा। अब वो प्रक्रिया जो चलती है, धीरे धीरे वो सचिवालय जम्मू का हो, श्रीनगर का या लखनऊ का पहुंच गया, तो पहुंच गया। अब वो जो एजुकेशन सेक्रेटरी थे, किसी महत्वपूर्ण बैठक से लौट करके आए थे, कुछ प्रस्ताव लेकर के गए थे नए इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का। चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी ने अप्रूवल नहीं दिया था, बड़े दुखी थे बेचारे। जब ये प्रस्ताव देखे तो उनको लगा कि ऐसा मसाला है कि अगली बार न चीफ सेक्रेटरी रोक पाएंगे न फाइनेंस सेक्रेटरी रोक पाएंगे। तो तैयारी के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की। जनक के धनुष का मामला था तो गृह सचिव से बात किया, DGP के साथ बैठक करी, सारे थानों को निर्देश दिया गया कि जहाँ जहाँ जनक का धनुष होने से हिंसा तो न भड़के, इसका ख्याल रखा जाए। करते कराते वो जब बजट का समय आता था, थोड़ा पहले हो गया, मार्च महीना आ गया, वो फाइल पहुंच गई। तो जब अंतिम बैठक हुई, मैं इसको संक्षेप कर रहा हूँ, टाइम अनावश्यक लगेगा। तो अंतिम बैठक में मैंने उनके प्रस्ताव पर बहुत विचार हुआ, गंभीरता से, सहानुभूतिपूर्वक, और फैसला ये हुआ कि इस वित्तीय वर्ष में संभव नहीं है, अगले वित्तीय वर्ष में इसको देखा जाएगा। तो वो व्यवस्था वही है, मैंने उसमें कुछ बढ़ता है घटता है। बच्चों और सभी पदाधिकारीगण, मैं मोटे तौर पर दिव्यांग जनों को एम्पावर करने के लिए मुझे लगता है कि 4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण मुझे समझ में आती हैं। पहली बात कि उनकी स्ट्रेंथ को हम पहचानें कि कहाँ वो सबसे अच्छा कर सकते हैं और उसे कैसे प्रमोट किया जा सकता है। दूसरा, एक समावेशी वातावरण हम तैयार कर सकें जो उन्हें इंडिपेंडेंट थिंकिंग और इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने में मदद करे। तीसरा, अगर हम ध्यान देंगे तो उनकी डिसीजन मेकिंग क्षमता को कैसे हम पूरा सहयोग दे सकते हैं। और चौथी बात, सेल्फ लर्निंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कैसे एक अनुकूल वातावरण हम तैयार कर सकते हैं। ये 4 बातें अगर हम कर सके तो मुझे लगता है कि हम अपने दिव्यांग बच्चों की क्षमताओं को पहचान भी सकते हैं, उनकी सीमाओं पर ध्यान भी केंद्रित कर सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। यह आवश्यक है कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को देखते हुए हम उनकी विकलांगता पर ध्यान देने की बजाय उस बच्चे की अद्वितीय प्रतिभा की ओर ज़्यादा ध्यान दें। यह आवश्यक है कि उस बच्चे में किसी प्रकार की कमी के बजाय हम उसके भीतर जो एस्पिरेशन है उसे पहचानने और देखने की कोशिश करें। और एस्पिरेशंस और ड्रीम्स, इनकी कोई भाषा नहीं होती। ये अनहद नाद की तरह हर एक हृदय, हर एक धड़कन का अभिन्न हिस्सा होता है। और इसलिए दिव्यांग बच्चों के सपनों को पढ़ना और सुनना केवल नहीं है, बल्कि उसे महसूस भी करना है, उसे एक ऐसी व्यवस्था दे सकने का इंतज़ाम करना है जिसमें वो अपनी ताकत, अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करके अपने सपनों और अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सके। सरकारी स्तर पर भी काफ़ी प्रयास हुए हैं, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। फिजिकल सोशल बैरियर समाप्त हों, इसकी कोशिश हुई है। एक बात जो अध्यक्ष जी आप कह रहे थे, पहले इनके लिए आरक्षण नौकरियों में 3% था, वो 2014 के अंत में ही ये फैसला हुआ। अब 4% पूरे देश में है और जम्मू कश्मीर में भी वो 2020 में लागू हो गया। तो सरकारी नौकरियों में इनके लिए जो रिजर्वेशन है वो 4% है। समाज कल्याण विभाग भी निरंतर कोशिश में लगा हुआ है, अपनी ओर से हर कोशिश कर रहा है। दिव्यांगजनों की सलाह को कैसे हम अपनी नीतियों में शामिल कर सकते हैं,
ये एक बात अगर ध्यान में रखी जाए तो जो नीतियाँ बने, नियम बने, कानून बने, अगर उनके परामर्श को हम शामिल करेंगे तो मुझे लगता है कि उनकी सलाह और टेक्नोलॉजी ये बेहतर स्थिति प्रदान करने में हमारी मदद कर सकते हैं। अनेक स्वयंसेवी संगठन भी हैं यहाँ जो काम करते हैं, हर तरह की मदद की कोशिश भी वो करते हैं। प्रशासन की ओर से भी कई प्रयास हुए हैं। एक यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में बनाने की कोशिश हुई है, जिसमें मोटे तौर पर ये ध्यान है, इधर 6-8 महीने में क्या प्रगति हुई है मैं नहीं जानता, लेकिन पिछले साल तक 92% ऐसे लोगों की पहचान करके उनको आईडी दी जा चुकी थी। मैं समझता हूँ कि शायद वो थोड़ा और बढ़ गया होगा या 100% हो गया। मैं एक सेंट्रलाइज डेटाबेस अब यहाँ तैयार हुआ है। इससे सरकारी और गैर सरकारी दोनों जो सहायता है वो सहूलियत से उन्हें मिल जा रही है। 2020 के बाद से और पिछले वर्ष तक 556 सरकारी पदों पर ऐसे लोगों की नियुक्ति यहाँ हो सकी थी और सोशल वेलफेयर के आंकड़ों के अनुसार लगभग 3 लाख से ज़्यादा दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार की सहायता जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा या भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के द्वारा मिल रही है। अब उनकी उद्यमिता के लिए भी भारत सरकार ने काफ़ी बेहतर इंतजाम किया है। बहुत सब्सिडाइज रेट पर उन्हें पर्याप्त धन, अभी भारत सरकार के माननीय मंत्री समाज कल्याण के पिछली बार जब जम्मू आए थे तो कई दिव्यांगजनों ने उनका लाभ भी उठाया, उन्हें पर्याप्त ऋण भी दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि स्पेशल ग्रांटिनेट का एक प्रोविज़न भारत सरकार ने किया है। अब इसमें मैं ज़्यादा ध्यान न देते हुए, अभी अध्यक्ष जी ने कुछ बात कही है, मैं समझता हूँ कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मूलतः जम्मू कश्मीर और देश के श्रद्धालुओं के कारण ही इस स्थिति में पहुंचा है। तो इस तरह के काम करना, ये मैं मानता हूं कि ये नैतिक जिम्मेदारी है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का। और इसलिए भान साहब हैं या शर्मा जी हैं, कुंजन राणा जी हैं, यानी ऐसे फैसले पिछले दिनों में हुए हैं कि देश भर के श्रद्धालु आकर के वहाँ दर्शन भी करते हैं, श्राइन बोर्ड की मदद भी करते हैं। तो गुरुकुल, वैदिक स्कूल, मंदिर कैसे बनाए जा सकें और इस पर निरंतर काम हो रहा है। अनेक ऐसे संस्कृत पाठशाला या गुरुकुल हैं जिनको आर्थिक सहायता दी गई है। वहाँ जो विश्वविद्यालय चलता है उसमें भी डोगरी और वैदिक स्टडीज़, ओरिएंटल लर्निंग एंड थियोलॉजी, ये विशेष रूप से ये पिछले 3 साल से प्रयत्न हो रहा है। और क्योंकि मैं निजी तौर पर ये मानता हूँ और बोर्ड के सभी माननीय सदस्य भी ये मानते हैं कि जिन लोगों के कारण वो श्राइन बोर्ड है वो आस्था के कारण आते हैं, और इसलिए यहाँ भी आस्था के जो केंद्र हमारे हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। जो सनातन संस्कृति को यहाँ तक पहुँचाने में जिन चीज़ों ने हमारी मदद की है उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये जरूर श्राइन बोर्ड का दायित्व है। तो इसको हम लोगों को प्रसन्नता होगी। हम लोगों को क्या, मुझे लगता है कि जो भक्त दान देते हैं वो भी, उनको भी माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद मिलेगा और इन बच्चों का आशीर्वाद मिलेगा, तो और ज़्यादा उनकी बढ़ोतरी होगी। लेकिन एक कोशिश मैं यहाँ बैठे हुए सभी लोगों से तो निवेदन करूँगा ही, कोशिश करनी चाहिए कि समाज के और लोग भी ऐसे पुनीत काम से जुड़ें। वो चाहे वो व्यापार जगत के लोग हों, कॉरपोरेट जगत के लोग हों, समाज में भी प्रभावशाली लोग हैं। दुनिया भर का काम हम करते हैं और इसमें भी अगर थोड़ा हम खुद ये मान करके कि नहीं हमारा एक काम ये भी है, तो मैं समझता हूँ कि इस सेवा के अप्रतिम काम के भागीदार आप बन सकते हैं, उसका पुण्य आप बटोर सकते हैं। हमारी संस्कृति में भी कहा गया
कि सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वितः, अर्थात फल और छाया से युक्त बड़े वृक्ष की सेवा करनी ही चाहिए। यदि किसी दुर्भाग्य से उसमें फल न भी लगे तो भी उसकी छाया से तो कोई वंचित नहीं हो सकता। तो निस्वार्थ भाव से की गई सेवा का फल आपको नहीं मिलेगा, किसी न किसी को तो जरूर मिलेगा और अवश्य मिलेगा। और ऐसा समावेशी समाज ही शक्तिशाली होता है, और ये हमारे पूर्वजों की परंपरा रही है। ये सभी व्यक्तियों को भी महत्व देता है, अवसर भी देता है, और इसके कारण समाज में आपका सम्मान भी बढ़ता है। बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक की सक्रिय, न्याय संगत और सम्मानजनक भागीदारी ऐसे कामों में सुनिश्चित हो, इसमें सबको बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए। मैं यहाँ उपस्थित सभी स्टूडेंट से विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि अब देश हमारा तेज़ी से बदल रहा है। इस बदलाव ने सुनिश्चित किया है कि अब भारत की नई पीढ़ी सिर्फ सपने नहीं देखेगी, बल्कि उसे पूरा करने का संसाधन और सामर्थ्य भी उन तक यह देश पहुंचाएगा, देश की सरकार और देश का समाज पहुंचाएगा। ये वातावरण देश में बनने लगा है। तो हम सब भी ये चाहते हैं कि ये बच्चे, इनकी आंखों में बड़े सपने पलें, और केवल पले नहीं, वो पूरे हों। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम सब भी अपनी पूरी ताकत से जी जान लगाएंगे। नई पीढ़ी को एक और चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा। आजकल अनेक तरह की ताकतों का षड्यंत्र भी देश में चल रहा है। कुछ ताकतें हैं जो भारत की प्रगति को रोकना चाहती हैं। ये तत्व देश के बाहर भी हैं, देश के भीतर भी हैं। इनको पहचानने की भी बड़ी ज़रूरत रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से, या मैं पता नहीं आशावादी ज़्यादा हूँ, और मानता हूँ कि भारत के तीव्र आर्थिक विकास को अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। भारत और आधुनिक और ताकतवर होकर के उभरेगा ही। मैं एक बार पुनः आप सभी को 45वें फाउंडेशन डे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी बच्चों को विशेष रूप से, और संस्थान के पदाधिकारियों और सभागार में उपस्थित सभी सज्जनों को दीपावली की अग्रिम शुभकामना देते हुए मैं यहीं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।